नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये लेक्चर 11 है, जिसमें हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं संविधान के भाग 5 को, जिसमें आता है संघ यानी यूनियन। और इसमें विशेषकर हम आज राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और आपको मैं बता दूं, यदि आप भाग 5 अच्छे से यहाँ पे स्टडी करते हो तो भाग 6 जो आने वाला है इसके बाद, उसको पढ़ना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो प्रत्येक चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है, और जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाग 5 देखो, इससे पहले हम आपको संविधान के सभी 4 भाग कंप्लीट करा चुके हैं, और जो भाग 5 है इसमें आता है संघ यानी यूनियन। अब भाग 5 में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये सभी अनुच्छेद कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 5 में आते हैं। अब देखो, भारत में क्या है, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, और यहाँ पे थोड़ा सरकार के बारे में समझते हैं कि सरकार के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पे सरकार के 3 अंग हैं भारत में: विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक एक कर इनको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। तो विधायिका, विधायिका यानी विधि, जो कानून बनाती है, जो विधेयक बनाती है, वो कौन बनाती है, वो बनाती है विधायिका। जैसे संसद हो गया, अगर हम केंद्र की बात करें, और राज्य की बात हम तब करेंगे जब हम भाग 6 में जाएंगे। तो यहाँ पे विशेषकर हम केंद्र की बात कर रहे हैं। तो संसद हो गया, संसद में कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये किस में आते हैं, विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका, विधायिका ने जो विधि या जो कानून बना दिए हैं, जो विधेयक बना दिए हैं, उसको कौन लागू करती है, वो लागू करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी जो कार्य करती है। तो इन कानूनों को या इन विधेयकों को कौन लागू करेगा, कार्यपालिका लागू करेगी। और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, देखो इन्होंने कानून बनाए, इन्होंने लागू किए ये कानून, और जो कानून कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए हैं, यदि उन कानूनों का कोई उल्लंघन करता है या उसमें न्यायिक समीक्षा करने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें न्यायिक समीक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। या इन कानूनों का किसने उल्लंघन कर दिया है, तो उसको सजा, उसको दंड कौन देती है, वो देती है न्यायपालिका। तो इस प्रकार से यहाँ पे सरकार के क्या हैं, 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग यहाँ पे कार्य हैं। तो विशेषकर आज हम यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में, और उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख या प्रधान कहलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं कार्यपालिका की। ऐसा क्यों होता है, अभी आप धीरे धीरे आप सारी चीज़ें एक एक कर हम यहाँ पे आपकी क्लियर करते जाएंगे आगे, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे जो संविधान में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति का। और आज ये सारे अनुच्छेद हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो भी अनुच्छेद होंगे राष्ट्रपति से संबंधित वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और सदैव वो पद पर विद्यमान होगा। यानी भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए कि सपोज किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, या किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या किसी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, तो उस समय क्या राष्ट्रपति का पद खाली रहता होगा? बिल्कुल नहीं रहता होगा। और क्यों नहीं रहता है, और वहाँ पे उसका पद कौन भरता है, वो हम आगे अभी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे सारे जो अनुच्छेद उनसे संबंधित है एक एक कर हम उनको एक्सप्लेन यहाँ पे करते जाएंगे। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का ये क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अब देखो, जो भारत का राष्ट्रपति है ये पद कहाँ से लिया गया है, ये पद लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। जिस प्रकार ब्रिटेन में क्या होता है, राजा होता है, महारानी होती है, उस प्रकार से जिस प्रकार ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, राजा है, वहाँ की रानी होती है। तो उसी प्रकार भारत का जो प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन ब्रिटेन और भारत में एक अंतर है कि ब्रिटेन का जो राजा है या रानी है, जो महारानी है ब्रिटेन की, वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। लेकिन
भारत में जो भारत का प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च नागरिक है जो भारत का, वो क्या नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो ये क्या है, यहाँ पे वंशानुगत नहीं है भारत में राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 53 में। लेकिन कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। तो जब हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, कार्यपालिका शक्ति, विधायिकी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, तो इन पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसका पार्ट 2 आएगा राष्ट्रपति का। वहाँ पे हम राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में अलग से उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद 53 में ये विवरण मिलता है, ये उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख मिलता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 में। लेकिन औपचारिक रूप से ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, वास्तविक रूप से ये निहित होती है प्रधानमंत्री के पास। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसे कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से लोग चुनते हैं, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य या कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 54 में। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये पॉइंट नोट करने वाला है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। या लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो सीधे तौर पर एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये निर्वाचित सदस्य यहाँ पे लिखा क्यों गया है, क्योंकि क्या होता है कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य क्या किए जाते, मनोनीत किए जाते थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और विधानसभा में भी, राज्यों की जो विधानसभा होती है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य क्या किया जाता है, वहाँ पे मनोनीत किया जाता है। तो जितने भी मनोनीत सदस्य, क्योंकि ये सदस्य किसके द्वारा वहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसीलिए ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट या भाग नहीं ले सकते हैं। सिर्फ वही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं जो कि जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ये वहाँ पे यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे विधान परिषद शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सदन, विधान परिषद, ठीक है, निम्न में से कौन सा सदन ऐसा है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है, तो वो है आपका विधान परिषद। बाकी लोकसभा हो गया, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। क्योंकि जो विधान परिषद है वो सभी स्टेटों में नहीं है, सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद यहाँ पर निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता। तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जो यूनियन टेरिटरी होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पे अधिकांश में क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है। वहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित रहते हैं। लेकिन दो यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, विधानसभा है। जैसे दिल्ली हो गया और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। और इसमें संशोधन किया गया था संविधान में, 70वां संविधान संशोधन 1992 में ये किया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पे ये जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन मंडल आपको राष्ट्रपति का समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि निर्वाचन मंडल तो पता चल गया, लेकिन निर्वाचन कैसे होगा, प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के चुनाव की, वो यहाँ पे उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 कहता है कि जो प्रणाली है राष्ट्रपति के निर्वाचन की वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब ये क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। एकल संक्रमणीय का मतलब है यहाँ पे कि देखो, माना सपोज राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं,
ABCD ये 4 व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे हम आपने देखा कि जो विशेषकर कौन से मतदान होते हैं, जो विधानसभा के मतदान होते हैं, उसके सांसद के चुनाव होते हैं, उसमें क्या है, हम अगर कोई 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं तो हम इनमें से किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं, एक व्यक्ति को क्या देते हैं, मत देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि ये 4 व्यक्ति खड़े हैं तो आपको चारों को वोट देना पड़ेगा, लेकिन वरीयता के आधार पर। यानी सपोज आपकी पसंद किसको है, आप किसको चाहते हैं, ए को बनाना चाहते हैं, तो ए को आपने दे दिया, ए को आपने फर्स्ट रैंक दे दी, ये मेरी पसंद है। उसके बाद आपकी दूसरी पसंद क्या है, सी है, तो इसको आपने दूसरी रैंक दे दी। उसके बाद आपकी पसंद डी है, तो इसको आपने तीसरी रैंक दे दी। और उसके बाद आपकी पसंद है बी, तो इसको चौथी रैंक आपने दे दी। तो सभी प्रत्याशियों को आपको वोट देना पड़ता है, लेकिन क्या है यहाँ पे, वरीयता के आधार पर। जिसको आप चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने, उसको आपने प्रथम रैंक प्रदान करनी है। तो इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। अब अनुपातिक प्रणाली क्या है, तो अनुपातिक प्रणाली क्या है कि देखो, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि इसको जनता नहीं चुनती है, जनता तो चुनती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसको चुनाव कौन करता है, जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि है। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि कौन होते हैं, लोकसभा और जो विधानसभा में जो बैठे सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और वही चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना है राष्ट्रपति को, जो जनता के क्या है, प्रतिनिधि है, जो जनता ने चुनकर भेजे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को चुना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता क्या नहीं करती है, डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो जो आपका अनुपातिक प्रणाली है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके विधायक हैं और जो आपके सांसद हैं, इनकी वैल्यू को बराबर करने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है अनुपातिक प्रणाली। साथ ही साथ जो व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति का प्रत्याशी है, क्योंकि हर कोई तो राष्ट्रपति का प्रत्याशी नहीं बन सकता ना। हर कोई अगर गांव से उठकर चला जाए कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, तो हर कोई यहाँ पे मतलब वहाँ पे तो भीड़ लग जाएगी। तो इसलिए एक वहाँ पे जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, 15,000। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि वहाँ पे जमा करनी पड़ती है, 15,000 रुपये जमानत राशि। और 1/6 वोट पाना उसे जरूरी है। अगर उसको 1/6 का वोट प्राप्त नहीं होता है, इतने वोट उसको प्राप्त नहीं होते हैं राष्ट्रपति को, तो उसकी ये 15,000 रुपये जो जमानत राशि वहाँ पे जमा कर रखी है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि भी वहाँ पे जमा करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे अनुच्छेद 55 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है चुनाव, कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। साथ साथ देखो, हाँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया दोस्तों, कि जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, गुप्त रखा जाता है। और एक और चीज़ आपको बताना है यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इसमें जनता क्या नहीं करती है, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है निर्वाचन में। तो ये हो गया यहाँ पे अनुच्छेद 55। अब देखो अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। लेकिन सपोज 5 वर्ष से पहले ही किसी राष्ट्रपति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति ने अपने पद से क्या दे दिया है, त्याग दे दिया है, या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया है, उसके पद से हटा दिया गया है। 3 स्थिति ऐसी हो सकती है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटा दिया जाए, मतलब या तो मृत्यु हो गई, या उसने त्याग दे दिया, या महाभियोग द्वारा उसको हटाया गया है। तो क्या राष्ट्रपति का पद यहाँ पे खाली रहेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा। लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत में राष्ट्रपति का पद ऐसा है जो कभी भी खाली नहीं रह सकता है। इस स्थिति में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये 3 स्थितियां ऐसी हैं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कौन वहाँ पे कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि न किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, न उसने त्याग दिया है, न उसने महाभियोग द्वारा उसको हटाया गया है, लेकिन इसका कार्यकाल,
जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होगा, तब तक ये राष्ट्रपति अपने उसमें पद पर बना रहेगा जब तक इसका जो उत्तराधिकारी है, जो नया राष्ट्रपति बनने वाला है, वो पद ग्रहण न कर ले, उसका निर्वाचन न हो और वो शपथ न ले, तो तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। और यदि मृत्यु हो गई, त्याग दे दिया या महाभियोग द्वारा हटाया गया है, तो 6 माह तक, देखो 6 माह तक रिक्त नहीं रह सकता है। सिर्फ जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 6 माह तक। 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना कंपलसरी है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, जो त्याग होता है, राष्ट्रपति यदि त्याग देना चाहता है तो वो किसको देता है? राष्ट्रपति एक संबोधित करता है, किसको? उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र देने के लिए उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र में वो किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 57 की ओर। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका है उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वही प्रोसेस अपनानी होगी दोबारा, जो कि राष्ट्रपति का जब उसका निर्वाचन हुआ जो पहले अपनाई गई, उस प्रोसेस को अपनाना है और वही राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। एकमात्र अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा। तो यहाँ पे कुल मिला के भारत में यहाँ पे कहीं भी ऐसा उल्लेखित नहीं है कि जो राष्ट्रपति वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी वो कितनी भी बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है भारत में। भारत में राष्ट्रपति का जो बनने की मतलब एक लिमिट नहीं है, कितनी भी बार यहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है आदमी। तो अनुच्छेद 57 ये कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब देखो अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। क्या क्या योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, यानी जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है, जो योग्यता निर्धारित की गई है, वो योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उन पर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखो, ये योग्यताएं तो किसी के पास भी हो सकती है। तो क्या कोई भी यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है? नहीं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या होने चाहिए आपके पास? 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक, अब ये प्रस्तावक कौन होते हैं? ये प्रस्तावक होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा या राज्यसभा के 50 ऐसे सदस्य जो आपके लिए प्रस्ताव रखेंगे कि इसको राष्ट्रपति बनाना है। और साथ साथ जब इन्होंने प्रस्ताव रख दिया है तो उसके बाद 50 अनुमोदक यानी अप्रूवल, 50 ऐसे व्यक्ति और होने चाहिए जो आपको अप्रूव करेंगे, जो अनुमोदक करेंगे, हाँ यही राष्ट्रपति बनने लायक है, इसको हम चुनाव लड़ाते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? ये होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती थी? मात्र 10 होती थी। लेकिन 1997 के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई खड़ा हो सकता है। अब अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। ये कहाँ है? शर्तें कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद 59 में इनका उल्लेख मिलता है। क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद के लिए? तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में कहाँ उल्लेखित है? वो है अनुच्छेद 59 में ही। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में यहाँ पे विवरण मिलता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वो है आपका 5 लाख। कितना है राष्ट्रपति का वेतन? वो है 5 लाख वर्तमान में। अब अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है? कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, वो उपस्थित नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, वो फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, राष्ट्रपति जो महाभियोग है,
महाभियोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद किसमें 56 में। क्यों मिलता है, मैंने आपको बताया, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। किन कारणों से, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति ने अपना पद त्याग दिया है, या महाभियोग द्वारा क्या कर लिया है, राष्ट्रपति को पद से हटा लिया गया है। तो महाभियोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 में। महाभियोग किसमें है, अनुच्छेद 56 में। लेकिन महाभियोग किस प्रकार से लाया जाए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ है, वो है आपको अनुच्छेद 61 में। यानी अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया वर्णित है महाभियोग की, इसी के माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस प्रक्रिया के अनुरूप लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग लगाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाना। 2 कारणों से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, या तो राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया हो, या राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश की हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। तो ये 2 कारण जिसके कारण क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जो महाभियोग है, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का अधिकार किस किस को है, तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब देखो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं वही निर्वाचन मंडल में शामिल थे, सिर्फ यही राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति को हटाना होगा महाभियोग द्वारा, तो फिर यहाँ पे दोनों सदस्य, संसद के निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य यहाँ पे महाभियोग में क्या कर सकते हैं, कुल मिला के महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है, आगे आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे समझाऊंगा मैं। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जिनके पास हटाने का अधिकार होता है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को। अब प्रोसेस क्या है इस महाभियोग की, कैसे लाया जाता है, तो देखो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा द्वारा भी लाया जा सकता है, निम्न सदन यानी लोकसभा द्वारा भी लाया जा सकता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भी ये महाभियोग लाया जा सकता है। अब देखो जो सदन यहाँ पे महाभियोग लाता है, सपोज ये लाया लोकसभा ने, किसने लाया यहाँ पर राष्ट्रपति पे महाभियोग, लोकसभा ने। तो लोकसभा जब महाभियोग ला रहा है तो जो लोकसभा के सदस्य हैं 1/4 सदस्य अर्थात 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो महाभियोग ला रहे हैं। जब ये महाभियोग लाते हैं तो 14 दिन पहले क्या कराना होता है, राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति को भी सूचना दी गई। महाभियोग 1/4 यानी 1/4 1/4 सदस्यों ने महाभियोग ला दिया, लोकसभा के 1/4 यानी 1/4 सदस्यों ने। उसके बाद पारित जो होता है, ये तो सिर्फ लाया है अभी 1/4 सदस्यों ने। पारित होने के लिए जो लोकसभा में कितने सदस्यों की जरूरत है, तो वो है 2/3 यानी 2/3 सदस्यों यानी 60% बहुमत, 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है महाभियोग को पारित होने में। अब देखो लोकसभा में माना 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से भी ये पारित हो चुका है। अब ये जाएगा कहाँ, राज्यसभा में यानी उच्च सदन में। ये जरूर नहीं कि मतलब उच्च सदन में ही जाए, कभी क्या होता है कि जो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है, अगर वही ला दे, उसी के सदस्य लाते हैं, तो तब बाद में किसके पास जाता है, लोकसभा यानी निम्न सदन के पास जाता है। तो जो भी सदन लाता है, यदि वहाँ पे 2/3 यानी 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो चुका है, तो दूसरे सदन में फिर उसको पारित करने के लिए भेजा जाता है। और जो दूसरा सदन होता है उसको कहा जाता है जांच सदन। ये यहाँ पे जांच करता है कि क्या ये सही हो रहा है, जो महाभियोग लाया जा रहा है राष्ट्रपति में, क्या ये बिल्कुल सही किया जा रहा है। और यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है। और इस सदन में भी यहाँ पे महाभियोग को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कुल सदन जितने भी सदन में सदस्य है ना, तो वहाँ पे 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए यहाँ पे महाभियोग। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि महाभियोग को लाने के लिए चाहिए 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का बहुमत किसी भी सदन का। लेकिन यदि पारित करना है महाभियोग दोनों सदनों में, तब क्या चाहिए, यहाँ पे 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, तब जाके महाभियोग यहाँ पे लाया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 61 किस प्रकार से यहाँ पे जो प्रक्रिया है महाभियोग की, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया।
अब अनुच्छेद 62 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, यानी सपोज राष्ट्रपति का क्या है पद रिक्त हो चुका है, तो वहाँ पे दिया गया है, निर्धारित किया गया है कि कितना वहाँ पे निर्धारित किया जाएगा निर्वाचन का समय। जैसे कि सपोज कोई व्यक्ति है, उसका क्या हो चुका है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है और यदि किसी कारणवश वहाँ पे निर्वाचन नहीं हो पाया है नए राष्ट्रपति का, तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, शपथ नहीं ले लेता है। यहाँ भी वही है कि अगर मृत्यु द्वारा या महाभियोग द्वारा तो किसी भी प्रकार से तो राष्ट्रपति का पद यहाँ पे क्या नहीं रह सकता है, रिक्त नहीं रह सकता है और 6 महीने में वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। यदि मृत्यु के कारण हो गया या त्यागपत्र के कारण या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है तो उसका वहाँ पे कार्यभार कौन संभालेगा, वो संभालेगा उपराष्ट्रपति और 6 महीने के अंतर्गत आपको वहाँ पे चुनाव कराना होगा राष्ट्रपति का। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद हमने 52 से लेकर 62 तक यहाँ पे चर्चा की, किस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।